हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंबिका सिंह। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। लास्ट क्लास में हमने गुण संधि के विषय में पढ़ा था कि गुण संधि की परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण क्या है, और कुछ उदाहरण हमने अभ्यास कार्य हेतु भी दिए थे। तो ये है अभ्यास कार्य के लिए दिए गए उदाहरण। इसके आगे आज हम गुण संधि के अपवाद नियम पढ़ने वाले हैं। तो गुण संधि के अपवाद क्या है, उससे पहले हम ये अभ्यास कार्य को देख लेते हैं कि अपने कितने सही और कितने गलत निकले। तो सबसे पहले है गणेश है, गण प्लस ईश है, महेश है, महा प्लस ईश है, भरत ऋषभ है, भरत प्लस ऋषभ है, विदेहा विध प्लस ईहा, गुणाकेश है, गुणा का प्लस ईश है, जलोर्मी जल प्लस उर्मी, सर्वोपम सर्व प्लस उपमम, विद्धेश्वर विधु प्लस ईश्वर है, मम रिद्धि मम प्लस रिद्धि, सौंदर्योत्सव है, सौंदर्य प्लस उत्सव है। ठीक है, तो ये 10 उदाहरण थे जो हमने अभ्यास कार्य के लिए दिए थे। आपने मिलान कर लिया होगा कि किसके कितने सही कितने नहीं। तो इसके आगे हम गुण संधि के अपवाद पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। गुण संधि के अपवाद। तो आज हम पढ़ेंगे गुण संधि के अपवाद सूत्र। नहीं, आज हम गुण संधि के अपवाद सूत्र नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ेंगे वार्तिक। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं गुण संधि के अपवाद स्वरूप वार्तिक। अब ये वार्तिक क्या है, कहां से आया, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि वार्तिक क्या है। ठीक है, और आज की हमारी जो क्लास है पूरी गुण संधि के जो अपवाद है उसके वार्तिक के ऊपर ही है। ठीक है, अब वार्तिक क्या है इसको समझते हैं। देखिए, ये जो वार्तिक है इसकी रचना कात्यायन द्वारा की गई। क्या? वार्तिक किसके द्वारा रचित है? कात्यायन द्वारा। अब ये कात्यायन कौन है? तो आपने एक नाम सुना होगा संस्कृत व्याकरण में, निश्चित रूप से, इन्हें कौन नहीं जानता? पाणिनि। क्या? पाणिनि। हमने जब संधि का टॉपिक शुरू किया था तो सबसे पहले हमें पाणिनि का इंट्रोडक्शन दिया था थोड़ा सा, कि पाणिनि थे, उन्होंने क्या लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था अष्टाध्यायी। क्या था इस ग्रंथ का नाम? अष्टाध्यायी नाम था। इसमें 8 अध्याय थे, जिसमें से एक अध्याय था संधि से संबंधित। ठीक है, तो ये जो कात्यायन थे उनका पाणिनि के साथ क्या संबंध था? ये जो कात्यायन थे पाणिनि के क्या थे? शिष्य। और पाणिनि क्या थे? गुरु। तो गुरुजी के द्वारा एक अध्याय लिखा गया, अष्टाध्याय ग्रंथ, जिसमें 8 अध्याय थे। क्योंकि कात्यायन इनके क्या थे? शिष्य। तो शिष्य का काम होता है कि गुरु के द्वारा जो भी ग्रंथ लिखा गया उसको पढ़ना और पढ़ना। कात्यायन ने इसका अध्ययन किया, बहुत गहन अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो मेरे गुरु ने जो ग्रंथ लिखा है वो है तो बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें कहीं कहीं कुछ त्रुटियां हैं। तो उन त्रुटियों के संवर्धन, परिवर्धन और उसके कुछ बदलाव लाने के लिए, संशोधन के लिए कात्यायन के द्वारा कुछ वार्तिक लिखे गए। उन वार्तिकों का जो समूह था उनको समूह रूप में इकट्ठा करके उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था वार्तिक
माला, यानी कि पाणिनि के द्वारा तो अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा, ये इनके शिष्य थे कात्यायन। इन्होंने इसका गहन अध्ययन किया, गहन अध्ययन के पश्चात ये निष्कर्ष निकाला कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं, तो उसमें परिवर्तन संशोधन लाने के लिए उन्होंने कुछ वार्तिकों का रचना की, जिन्हें एक ग्रंथ के रूप में इकट्ठा किया, तो वो वार्तिक माला नाम से ग्रंथ तैयार हो गया। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि जो वार्तिक है वो क्या है, तो कात्यायन के द्वारा पाणिनि ने जो ग्रंथ लिखा था अष्टाध्यायी, उसमें कुछ त्रुटियों को दूर करने के लिए जो नियम बनाए, जो नियम स्वरूप एक ग्रंथ तैयार किया वार्तिक माला नाम से, वो नियम ही क्या थे, वार्तिक। यानी कि वार्तिक को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, नियम। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, गुण संधि के अपवाद स्वरूप नियम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वर्तमान समय में जो 836 वार्तिक ही प्रयोग में लिए जाते हैं। वैसे टोटल वार्तिक कितने, 5000। कितने, 5000 वार्तिक हैं, जिसमें से 836 ही वर्तमान समय में व्यवहारिक रूप से प्रयोग में लिए जाते हैं। जो अष्टाध्यायी ग्रंथ था ना, वो सूत्रों से निर्मित था, तो इसकी जो शैली थी वो क्या थी, अष्टाध्यायी की, सूत्रात्मक। ये सूत्रात्मक शैली का था। और ये जो वार्तिक थे ना, इसकी शैली थी नियमात्मक। ये नियमात्मक शैली का था, क्योंकि इसमें क्या थे, नियम ही नियम थे, और नियम को क्या कहते हैं, वार्तिक कहते हैं। टोटल वार्तिक कितने लिखे थे, 5000 कात्यायन द्वारा अपने वार्तिक माला ग्रंथ में, जिसमें से वर्तमान समय में 836 वार्तिक प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ये तो था एक हल्का सा इंट्रोडक्शन, वार्तिक क्या है। ओके, ये हो गया। देखो, ये जो गुण संधि है ना, इसके अपवाद में ज्यादातर ऐसा होता है कि वृद्धि संधि आती है। 99% ऐसा होता है कि इसमें वृद्धि संधि आती है, ठीक है। और कोई 1% ही चांस होता है कि जहां पे क्या आती है, पररूप संधि। तो वृद्धि संधि हमने पढ़ी नहीं है, तो थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन दे लेते हैं इसका, ठीक है। गुण संधि में तो हमने क्या पढ़ा था, गुण संधि में तो हमने पढ़ा था कि किसी भी शब्द के ऊपर इस तरह की मात्रा या फिर इस तरह की मात्रा आई है, इनकी ह्रस्व ए या ह्रस्व ओ की। लेकिन वृद्धि संधि में क्या होती है, दीर्घ ए और दीर्घ ओ की मात्रा होती है। दूसरे शब्द में अगर कहूं तो ऊपर एक सिंगल चोटी दिख रही है तो गुण संधि समझ जाना, और डबल दिख रही है तो वृद्धि संधि, ठीक है। गुण संधि के अपवाद में वृद्धि संधि होती है, अर्थात आदिंग गुणे सूत्र का अपवाद सूत्र
वृद्धिरादेश होता है तथा आदि गुण सूत्र का अपवाद सूत्र वृद्धिरेचि होता है। क्या देखो, आदिंग गुण है और आदि गुण है, ये हमने वृद्धि संधि में पढ़े थे ना। आदिंग गुण तो होता है गुण संज्ञा विधायक सूत्र और आदि गुण क्या होता है, गुण संधि विधायक सूत्र। तो जब हम ये कह रहे हैं कि गुण संधि के अपवाद में वृद्धि संधि होती है तो आदिंग गुण सूत्र का अपवाद सूत्र क्या हो जाएगा, वृद्धि राजेश। इसका मतलब क्या हुआ, ये वृद्धि राजेश क्या है, वृद्धि संज्ञा सूत्र है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, गुण संज्ञा सूत्र। आदि गुण सूत्र का अपवाद सूत्र क्या हो जाएगा, वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि क्या है, वृद्धि संधि का विधायक सूत्र है, ठीक है। तो यहां तक ये हमने समझ लिया। तो अब इसके आगे हम गुण संधि के अपवाद जो सूत्र हैं, सूत्र नहीं क्या, वार्तिक पढ़ने वाले हैं। वार्तिक यानी कि नियम पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कात्यायन द्वारा पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ में जो उन्होंने त्रुटियां निकाली उनको दूर करने के लिए जो नियम है वो सब क्या है, वार्तिक। तो जहां जहां वार्तिक हम पढ़ेंगे, अष्टाध्यायी ग्रंथ का फलाना वार्तिक, तो आप समझ जाना कि कात्यायन द्वारा ये वार्तिक लिखे गए, ठीक है। तो ये तो हो गए गुण संधि के अपवाद के, ये एक निष्कर्ष रूप है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, हो गया ये। तो हमारा पहला वार्तिक, यानी कि हमारा पहला नियम क्या है, अक्षा दुहिन्याम उपसंख्यानाम अक्षा दुहिन्याम उपसंख्यानम, ठीक है, उतारो से। अब देखिए समझिए, हमें रटनी नहीं है परिभाषा, इसी में से निकालेंगे। देखो पहले तो ये जो इतना लंबा शब्द है ना, इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करेंगे। यहाँ लिख रहा है अक्षा, तो इसमें से निकालेंगे अक्ष शब्द को, ठीक है, निकाल लिया। फिर उसके क्या आगे क्या है, ऊहिन्याम, ठीक है, क्या, ऊहिनी। उपसंख्याम यानी कि ये संख्या आ जाए, यानी कि ये शब्द आ जाए। तो ये अब यहाँ तक तो हमें समझ में आया कि ये वार्तिक है, अक्षा दुहिन्याम उपसंख्यानम, अक्ष और उहिनी से संबंधित है। अब इसकी परिभाषा को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जब अक्ष
शब्द के बाद, अक्ष शब्द यानी कि पद के बाद ऊहिनी शब्द या पद, संस्कृत में पद बोलते, हिंदी में शब्द बोलते, ठीक है, आए तो पूर्व व पर वर्णों के स्थान पर गुण रूप एकादेश ना होकर वृद्धि रूप एकादेश होता है। अब इस परिभाषा का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले तो हम गुण संधि पे वापस आते हैं, ठीक है। हमारी जो गुण संधि थी उसमें जो हमने पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि आ और आ के बाद क्या आ जाए, ई, ऊ, ठीक है, री और लिरी, ये तो पढ़ा था, लिरी हो तो आ के बाद ई आए तो क्या हो करना है, ह्रस्व ए, आ के बाद ऊ आए तो क्या करना है, ह्रस्व ओ, ठीक है, और आ के बाद री आए तो क्या करना है, अर, और आ के बाद लिरी आए तो अल, यही तो पढ़ा था। अब देखो ये नियम क्या कह रहा है कि अक्ष शब्द है, उसके बाद ऊहिनी शब्द है, तो देखो जो गुण संधि है उसके अगर देखा जाए नियम अनुसार तो अक्ष में अंतिम वर्ण क्या निकल रहा है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, इनके मध्य ही तो संधि होती है। तो इसमें क्या निकल रहा है, क्षय में क्या निकल रहा है, आई तो निकल, क्योंकि संयुक्त अक्षर है ना, संयुक्त अक्षर में भी तो स्वर छिपा होता है, क्या आ, इसके आगे क्या है, ऊ। तो देखो गुण संधि के नजरिए से देखें तो कंडीशन तो एकदम फिट बैठ रही है, आ के बाद क्या है, ऊ है, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, ओ, क्या हो जाएगा, ओ। लेकिन ये जो सूत्र है ना, अक्षादोहिन्याम उपसंख्यानम, ये सूत्र इसका खंडन कर रहा है, तभी तो इसका नाम वार्तिक है। जो खंडन कर दे किसी सूत्र का वो वार्तिक होते हैं। खंडन कर रहा है, वो कह रहा है कि ये कोई नॉर्मल आ नहीं है और ये नॉर्मल ऊ नहीं है, ये ऊ जो है ऊहिनी शब्द का ऊ है और ये अक्ष का आ है, तो यहाँ पे गुण संधि नहीं करेंगे अपन तो यहाँ तो अक्ष पूरे शब्द को पकड़ेंगे और ऊहिनी पूरे शब्द को पकड़ेंगे और फिर आ और ऊ को मिलाकर ओ नहीं करेंगे ना, ओ नहीं करेंगे अपन, तो क्या करेंगे, औ करेंगे, औ, क्या करेंगे, औ। क्यों कि अक्ष और ऊहिनी तो पूर्व पद के स्थान पर गुण एकादेश ना होकर वृद्धि एकादेश हो जाएगा, क्या, वृद्धि। और मैंने अभी आपको बताया था ना, वृद्धि का मतलब होता है दीर्घ ए और दीर्घ ओ, जैसे आई और औ बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा औ। अब देखो ऊपर क्या बचा, तो इसमें आ निकाल लिया तो अक्ष आ निकल गया, ओ है हिनी। अब मिला करके बनाएंगे इसे अक्षो हिनी, ठीक है, ये अक्षोहिनी शब्द बन करके तैयार हुआ। तो अब आप इसे अपनी कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है।
ठीक है, हो गया। अब वार्तिक नंबर 2। प्रा दु हो ढोड़ ये शेष प्रा दु हो ढोड़ ये शेषु। चलिए लिखते हैं मार्कर। प्र उपसर्ग के बाद, देखो अपने सूत्र रटना नहीं है, इसी में से निकालना है। प्र ये आ गया, प्र के बाद उहु उड़ उड़ी, देखो इसमें या आ रहा है ना, तो इसमें ई की मात्रा लग जाएगी, उड़ी। फिर एश एश, ठीक है। ये 5 शब्द है, उहु उड़ उड़ी, उहु उड़ उड़ी, ऐश और ऐश, ठीक है। प्र उपसर्ग के बाद उहु उड़ उड़ी, ऐश ऐश, ठीक है। प्र उपसर्ग के बाद उहु उड़, ऊपर ऊ की मात्रा लग गई ना, इसमें आ में ऊ की मात्रा लग गई, उड़ निकल आया। फिर आगे उड़ी, ये या है, इसकी ई की मात्रा लग गई, डाप है, और ऊपर ओ है तो ऊ निकल आया, उड़ी। फिर ऐश ऐश, ठीक है। इसमें गुण संधि हो रखी है इस पूरे शब्द में, ठीक है। शब्द ही पूरे गुण संधि का। प्र उपसर्ग के बाद उहु उड़ उड़ी, ऐश ऐसे हो तो पूर्व व पर, ये पूर्व पर वर्ण कौन से समझ गए ना, संधि के लिए 2 पद चाहिए होते हैं ना, पूर्व पद उत्तर पद। तो पूर्व पद का अंतिम अक्षर और पर यानी कि उत्तर पद का पहला वाला अक्षर, ठीक है। वर्णों के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश ना होकर गुण रूप एकादेश ना होकर वृद्धि रूप एकादेश
होता है। एकादेश का मतलब समझते हो ना, पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों के स्थान पर एक आ जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, आ था या ऊ था, दो गुणों को मिला के ओ बन रहा था ना, चाहे वो ह्रस्व बन रहा था, दीर्घ बन रहा था। जो पहला वाला सूत्र था हमारा अक्षाउहिन्य उपसंख्यम के हिसाब से, तो मतलब दीर्घ वृद्धि वाला बन रहा था औ, ठीक है। तो मतलब एक आदेश का मतलब होता है पहला वर्ण और दूसरे दोनों को मिलाकर एक होना, ठीक है। एक आदेश होता है, ठीक है। ये परिभाषा को पहले आप लिख लो, ठीक है। इसको पहले लिख देती हूँ, कंडीशन लिख देते हैं, इसको समझ लेते हैं। एक परिभाषा ये कह रही है कि प्र उपसर्ग क्या है, ये प्र है, इसके बाद क्या हो, ऊ हो, उड़ हो, उड़ी हो, और क्या हो, एश हो, और क्या हो, ऐश्य हो, ठीक है। तो आगे क्या होता है, गुण रूप एकादेश ना होकर वृद्धि होता है। पहले आप इसे यहां तक लिखो। हो गया, देखो ये जो हमारी परिभाषा है ना, इसके अनुसार तो प्र के बाद उहु, उड़, उड़ी, ऐश ऐसे हो तो गुण रूप एकादेश वृद्धि रूप एकादेश होता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा गुण संधि पर नजर मारते हैं। गुण संधि हमारी क्या कह रही थी, कल तक जो हमने गुण संधि पढ़ी थी वो हमारी ये कह रही थी कि आ के बाद ई हो तो ए, ऊ हो तो ओ, री हो तो अर और लिरी। तो यहाँ पर देखो ये जो प्र है ना, ये जो प्र उपसर्ग है ना, अगर इसका थोड़ा सा हम विश्लेषण करेंगे, इसका ऑपरेशन करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना, जो भी व्यंजन वर्ण होते हैं उसमें स्वर छिपा होता है, संयुक्त वर्ण होते हैं उसमें भी स्वर छिपा होता है, कोई भी व्यंजन वर्ण स्वर के बिना मतलब अधूरा होता है। तो पहले इसका ऑपरेशन करेंगे तो हम निकालेंगे कि जो प्र है ना, आधा पा रा और आ से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, अंतिम वर्ण आ पकड़ में आ गया। उसके आगे क्या है, उहु। तो जब ये उहु है, देखो प्रा रा और आ, उसके आगे क्या है, उहु। उसके आगे उहु। तो ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण पकड़ लिया और आगे क्या है, उहु। तो गुण संधि के हिसाब से तो आ के आगे ऊ हो तो क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है, ओ। लेकिन ये जो सूत्र है, ये सूत्र कह रहा है कि जब प्र उपसर्ग हो, यानी यहाँ पर क्या हो, प्र उपसर्ग हो, प्र उपसर्ग हो और फिर उसके बाद में क्या हो, ऊ। यानी कि हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि ये जो आ है वो किस चीज का है, हमें तो प्र पकड़ना है। अगर प्र पकड़ में आ गया और उसके ऊ पूरा पूरा शब्द पकड़ में आ गया, तो हम यहाँ प्र के ए के निकाल के और ऊ को निकाल के इसको पोस्टमार्टम करके ओ नहीं करेंगे, बल्कि प्र को पकड़ेंगे और आगे पकड़ेंगे ओह को, दोनों को पकड़ के कर क्या कर देंगे, औ। क्या, औ। फिर आगे क्या बचा, आधा, क्योंकि आ निकले है ना, पा और रा ही तो बचा। आगे हा, तो इसको मिला के क्या बन गया, औ। ओ की मात्रा इस पर चढ़ गई ना, प्रो। तो ये बन गया क्या, प्रोह बन गया। ठीक है। अब ऐसे ही प्र है, आगे क्या है, उड़। तब यहाँ पे क्या लिख लेंगे,
उड़ो। तो देखो गुण संधि के हिसाब से तो आ के आगे उ आ रहा है तो ओ होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये जो वार्तिक है वो कह रहा है प्रादुहो ढोड़ियो ये शिशु के प्र को पकड़ो और डायरेक्ट पकड़ो उड़ को, आगे ओ औ हो जाएगा, ठीक है, ओ नहीं होगा। फिर क्या हो गया, ये प्रौढ़ है, यही तो बना। ठीक है, ऐसे ही उड़ी, तो इसको क्या बन जाएगा, प्रौढ़ी। इसी क्या बन जाएगा, प्रेष्य। और इसका क्या बन जाएगा, प्रेष्य। ठीक है, ये तीन तो ऊपर के समझ में आगे होंगे ना, ऐसे। अब ये नीचे वाला है ना, ये दो एश्य और एश्य, इनको थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये ऊपर के जो है ये तो गुण संधि के अपवाद है, क्या, और ये दो है ना, ये पररूप संधि को अपवाद है, क्या, पररूप के। मैंने बताया था ना कि गुण संधि के अपवाद ज्यादातर वृद्धि संधि में होते हैं, लेकिन 1% ऐसे चांस होते हैं जब पररूप संधि भी हो जाती है। तो ये जो दो एग्जाम्पल है ना, ये पररूप संधि के अपवाद है। इसे पहले यहां तक आप उतार लो। देखो, जब पररूप संधि की थोड़ी सी चर्चा यहाँ आ गई है तो इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, वरना हम पररूप संधि को आगे पढ़ेंगे तब समझते हैं, पर इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। वरना मन में उत्सुकता बनी रहेगी कि पररूप संधि का अपवाद कैसे है ये। देखो, पररूप संधि जो होती है ना, नाम से ही समझो, पर यानी कि बाद वाला, रूप यानी कि रूप हो जाना। यानी पररूप संधि ये कहती है कि जब इसमें पूर्व वर्ण और पर वर्ण जो होते हैं तो उसमें बाद वाला रूप का आदेश हो जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, आ और आ होता है, उसके बाद क्या होता है, ए और ओ होता है, ठीक है। पर यानी कि बाद वाला रूप यानी कि आदेश, यानी कि आ के बाद ए को मिलाया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, ए, और आ के बाद ओ को मिलाया जाए तो इसमें क्या आदेश हो जाएगा, बाद वाला आदेश हो जाता है। जैसे कि ये प्र जो है, इसमें आगे क्या आ रहा है, आ रहा है लास्ट में, ठीक है। इसके आगे क्या था, एश। तो पररूप संधि का नियम तो ये कहता है आ के आगे ए आ रहा है तो दोनों को मिला के क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन चूंकि ये प्रादुहो ढोड़ ये शिशु सूत्र से इन दोनों को मिला के ए ना होकर के क्या हुआ है, आ और ए को मिला करके ए होना चाहिए था, पर रूप के अनुसार पर ए ना होकर के क्या हो गया है, आई, यानी कि दीर्घ ए, ठीक है, ये हो गया है। और दीर्घ ए की मात्रा क्या होती है, ऐसी डबल, ठीक है। तो इस प्रकार आपने ये समझा कि पररूप संधि का बस कैसे है ये, ऐसे ये एश है, इसमें भी ऐसे ही हुआ है, प्र प्लस एश, इसमें आ निकल के आ रहा था, इसमें ए निकल के आ रहा था, दोनों को मिला के ए होना चाहिए था, पर रूप संधि के अनुसार, लेकिन हमें ए ना होकर के क्या हो गया है, दीर्घ ए, जिसे अहम आई कहते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, प्र ऊपर था ना आधा, ठीक है, ए की मात्रा इसमें लग गई तो ये क्या हो गया, डबल मात्रा लग गई, श। देखो शब्द बन के तैयार हो गया ना, फ्रेश।
तो ये तो हमारा वार्तिक नंबर दूसरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगला वार्तिक नंबर 3 है। स्वादि रेणीडो। स्वादि रेणीडो। देखो ये वार्तिक क्या कह रहा है, सर्ग नहीं है, शब्द के बाद एर या इऋण आए तो पूर्व व पर वर्णों के स्थान पर पूर्व पर गुण रूप एकादेश न होकर वृद्धि रूप एकादेश होता है। ठीक है, यहां तक आगे बात समझ में? क्या एक तो स्व को पकड़ना है, फिर इर और इऋण को पकड़ना है, और फिर करना है गुण का नाश करके वृद्धि रूप एकादेश करना है। कैसे? जैसे कि स्व के बाद क्या आ जाए, इर, तो गुण संधि के क्या कहता है कि जो पूर्व पद है उसका अंतिम अक्षर क्या है, गुण संधि नियम आ, आगे ई, तो आ उपी को पकड़ के क्या कर देते थे हम गुण संधि में, तो ए क्या करते थे, ए करते थे। लेकिन ये वार्तिक ये कह रहा है स्व आदि रेड़ी रो सूत्र से स्व के बाद इर या ऋण आ जाए तो ए ना करके, ए नहीं करना, आई करना है। क्या? आई। आगे क्या बचा? स्व निकल गया और इर र मिलाकर क्या करना है, ठीक है, बन गया। ऐसे ही इऋण वाला देख लेते हैं। स्व, स्व के बाद क्या आ रहा है, इऋण, इऋण शब्द आ जाए, शब्द यानी कि पद,
तो यहाँ पे आ निकल रहा था इसमें से, यहाँ पे क्या निकल रहा था ई। गुण संधि के अनुसार तो क्या होना था इन दोनों को मिला के ए, पर ये सूत्र के अनुसार ये खंडन हो गया इसका, और क्या करना है, आई करना है। फिर स्व आई प्लस ऋण मिलाकर के क्या हो जाएगा, इस प्रकार ये तीसरे नंबर का वार्तिक पूरा हुआ। ठीक है, इसे अब आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो, जो भी सूत्र या वार्तिक होते हैं इनको रटना नहीं है, उसमें समझना है। इतनी बारी भाषा को रट थोड़ी सकते हैं। देखो समझो, इसमें स्व आदि में स्व निकल आया, फिर आगे इर आ गया, ई की मात्रा इस पे लग रही रा, ठीक है, इर निकल आया। फिर इधर ए ना, इसको भी ई री ड, देखो निकल आया ना हमारे दो शब्द इर और इर। ठीक है, इन तीन शब्दों से संबंधित था ये वार्तिक नंबर 3। ठीक है, आपने ये उतार लिया होगा, इसको मिटा देते हैं हम। अब वार्तिक नंबर 4। आप लोग उतार ना पाओ तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो। उपसर्गा धृति धातु, ये वार्तिक नंबर 4 है। चलो उतारो इसे। उपसर्गा धृति धातु, ये वार्तिक कहता है कि अवर्णांत, अवर्णांत का मतलब क्या होता है, अवर्ण यानी कि अक्षर से अंत होने वाले उपसर्ग, क्या ये उपसर्ग के बाद ऋकार आदि धातु हो तो पूर्व तथा पर, पूर्व पर क्या है, दोनों समझिए ना, पूर्व पद उत्तर पद के, पूर्व पद का अंतिम अक्षर, उत्तर पद का पहला वाला अक्षर, पूर्व तथा पर वर्णों के स्थान पर, पूर्व पर पदों के स्थान पर गुण रूप एकादेश ना होकर वृद्धि रूप एकादेश होता है।
देखो, ये जो वार्तिक है ना, इन सब में गुण संधि का खंडन करके क्या है, वृद्धि संधि को अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सब में एक ही चीज है, लास्ट में गुण रूप एकादेश ना होकर वृद्धि रूप एकादेश होता है। तो इस परिभाषा को आप उतारो, फिर उदाहरण देखते हैं हम इसका। हो गया, अब देखते हैं इसका उदाहरण नंबर 1, प्र प्लस रक्षति। पहले तो उदाहरण को पहले देखा करो कि ये अपनी जो नियम है उसमें सटीक उतर रहा है कि नहीं है। तो क्या कह रहा है, अवर्णात यानी कि अ वर्ण से अंत होने वाला उपसर्ग होना चाहिए। तो प्र क्या उपसर्ग है? हाँ, प्र उपसर्ग है। और क्या ये अ वर्ण से अंत हो रहा है? तो अभी हमने एक वार्तिक पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि हमने पोस्टमार्टम किया था प्र का, तो पा रा और इसमें आ नहीं कर रहा था। तो कि अ वर्ण से अंत होने वाला, क्या ये अ वर्ण से अंत बोले वाला है क्या? हाँ, ये अ वर्ण से अंत होने वाला उपसर्ग है। फिर तो ये ठीक है भाई, ये अपने नियम पे खरा उतर रहा है। उसके बाद ऋकार आदि यानी कि री वर्ण से शुरू होने वाली धातु, गच्छति गच्छते गच्छन्ति, भवति भवते भवन्ति, ये पढ़े थे ना धातु रूप। तो ये ऋक्षति है, तो ये धातु रूप है क्या? ये धातु है, हाँ है। ऋकार आदि यानी कि ऋकार से शुरू होने वाली धातु है। हो तो पूर्व यानी कि इसका पूर्व पद का अंतिम अक्षर, ठीक है। और पर यानी कि क्या? री। पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण रूप एकादेश ना होगा, वृद्धि रूप एकादेश हो। यानी कि अपन के गुण संधि में हम क्या पढ़ रहे थे कि आ के बाद क्या हो, री हो तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। आ के बाद री हो तो क्या हो जाएगा, अर। लेकिन 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 ये सूत्र क्या कह रहा है, वार्तिक वार्तिक क्या कह रहा है कि प्र उपसर्ग अ वर्ण से अंत होने वाला और आगे मिल जाए ऋक्षंती, पूरा पूरी धातु और पूरा पूरा ये उपसर्ग को पकड़ लो, हो तो अर नहीं करना है। अर जैसी कंडीशन दिखाई देगी कि आ री है तो अर कर देंगे, नहीं, अर नहीं करना, क्या करना है, वृद्धि। वृद्धि आदेश का मतलब क्या करना है, इसको अर की जगह पे क्या करना है, आर। क्योंकि वृद्धि रूप में क्या होता है, हर चीज को दीर्घ करना होता है, ठीक है। और आगे क्या बचा, ये हलंत वाला, पीछे रक्षति, मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, प। इसमें मिला दिया पा, रा को आगे अब मिलाने के लिए कोई स्वर है ही नहीं, व्यंजन को स्वर में ही तो मिलाया जाता। अब फिर रा क्या करना है, इस पर चढ़ा देंगे, कैसे चढ़ गया रा, प्राक्षरती बन गया, प्राक्षरती। ये इस तरह से बन करके तैयार हो गया। अब आगे दूसरा उदाहरण, उप। अब इसी धातु को पकड़ लेते हैं दोबारा से, ठीक है। रक्षति, अब फिर से क्या, ये अ वर्ण से अंत होने वाला उपसर्ग है, उपसर्ग तो है, ठीक है, उपसर्ग होता है, हमने पढ़ा। अ वर्ण से अंत होने वाला, हाँ, कि पै में क्या है, लास्ट में आ, आगे ऋकार आदि धातु, हाँ है, री से शुरू होने वाली धातु, ठीक है। दोनों को मिला के गुण संधि में तो अर होना था, लेकिन इस वार्तिक से उपसर्गाधृति धातु से अर ना होकर के क्या हो गया, आर। इसको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, उ। आगे उप बचा ना, इसमें आ की मात्रा लगी, उपा, रा को क्या आगे लिख, उपार्षति। ये शब्द बनके तैयार हो गया, ठीक है। एक ये शब्द बन गया, एक वो बन गया। अब
एक और तीसरा, प्र प्लस ऋणोती। ठीक है, प्र अ वर्ण से अंत होने वाला उपसर्ग है, आगे क्या री, दोनों को मिला के अर करना होता है, लेकिन चूंकि ये उपसर्गा धृति धातु वार्तिक है जो कहता है प्र उपसर्ग हो आगे ऋणोती हो, तो वो आर री को मत देखो, आप तो सीधे प्र को देखो और ऋणोती को देखो और कर दो इसको आर, अर ना करके आर। ठीक है, और आगे ये प्राणोती बनकर के तैयार हो गया। ठीक है, ये 3 उदाहरण आप लिख लीजिए। ठीक है, हो गया। अब आगे वार्तिक नंबर 5। वार्तिक नंबर 5, प्र वत्सर वसन प्र वत्सर वसन कमलाड़ दशाना मिरड़े। ठीक है, प्र वत्सर वसन कमलाड़ दशाना मिरड़े, इसमें 6 शब्द हैं। ये कौन कौन से, पहले आप इनको उतार लीजिए फिर बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो प्र। ठीक है, प्र के बाद क्या होना चाहिए, वत्सर, वत्सर, उसके बाद वसन, वसन, फिर है कम्बल, कम्बल, फिर है ऋण, ऋण, फिर उसके बाद है दश। ठीक है, प्र वत्सर वसन कम्बल ऋण दस के बाद क्या हो, ऋण शब्द हो। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। प्र वत्सर वसन कमलाड़ दशाना मिर्णय, यानी कि प्र वत्सर वसन कमलाड़ कम्बल ऋण 10 शब्दों के परे ऋण हो
शब्द हो तो पूर्व तथा पर वर्णों के स्थान पर गुण रूप एकादेश न होकर वृद्धि रूप एकादेश होता है। प्र वत्सर वसन कम्मल ऋण दस, 6 शब्दों के बाद ऋण शब्द हो तो पूर्व व पर दोनों वर्णों के स्थान पर दोनों के स्थान पर गुण रूप एकादेश न होकर वृद्धि रूप एकादेश होता है। ठीक है, बता लो इसे। प्र हो, वत्सर हो, वसन हो, कम्मल हो, ऋण हो, दस हो, तो इनकी बात क्या होना चाहिए? ऋणम हो। तो ऋणम शब्द हो तो दोनों को मिलाकर के, पूर्व और पर दोनों को मिलाकर के गुण रूप एकादेश ना होकर वृद्धि रूप एकादेश होता है। ठीक है, अब हम ये एग्जाम्पल को बनाएंगे, पर उससे पहले आपने एक चीज नोटिस की, ये जितने वार्तिक हैं कुछ को मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये जो प्र उपसर्ग वाला, ये अभी हमने चौथा वार्तिक पढ़ा उपसर्गा धृति धातु, उसमें भी ये प्र उपसर्ग आ रहा था। ठीक है, उससे पहले हमने प्रादुहो ढोड्यो स्यु, उसमें भी प्र उपसर्गो पढ़ा, तो उसमें भी आ निकालना था। आगे कुछ ऐसा ही कुछ शब्द था, उसको मिलाकर के गुण रूप एकादेश ना होगा वृद्धि रूप एकादेश हो रहा है। ऐसे ही इसमें। ठीक है, देखो बनाते हैं हम। प्र क्या आगे क्या आ रहा है? ऋणम। ये उपसर्ग धृति धातु में भी तो हमने यही पढ़ा था, इसको मिला करके अर ना होकर के क्या हो जाएगा? आर। तो इसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही है। प्र क्या आगे क्या आ रहा है? ऋणम आ रहा है। तो बस अंतर इसे इतना है कि इन शब्दों को पर्टिकुलर कर दिया है कि ये वाले शब्द आ जाए, प्र वत्सर वसन कमलार दशनाम ऋण, ये शब्द इसमें आ जाए 6, तो क्या इसमें भी क्या हो जाए? गुण रूप एकादेश ना होगा, वृद्धि एकादेश होगा। तो इसका क्या करना है? आर कर दिया, आगे क्या बचा? प्र डम, इसे मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा?
प्रा, रा आगे मिल नहीं सकता क्योंकि कोई स्वर नहीं है, उसको ऊपर चढ़ाएंगे, प्राणम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, प्राडम। ऐसे दूसरा वत्सर प्लस ऋणम, वत्सर। वत्सर में भी अंतिम क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है, आगे री, दोनों को मिलाकर अर होना चाहिए गुण रूप एक आदेश में, लेकिन ये जो वार्तिक है प्रवत्सर वसन कमला नाम दशानाम ऋण है, वो कह रहा है वत्सर शब्द को पकड़ो और ऋणम को पकड़ो और वहां गुण रूप के चक्कर में मत पड़ो, डायरेक्ट वृद्धि ठोको। ठीक है, आर कर दिया, फिर क्या बचाएगा यहाँ पे, प्रवत्स। ठीक है, अब इसको हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, वत स, रा को इसमें मिला नहीं सकते, इस रा को मिला नहीं सकते, ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, ये बन गया वत्सराणम। ठीक है, ऐसे ही आगे वसन को बनाएंगे। ये बन जाएगा वसन ना वसनाडम। फिर अगला कम्बल को बनाएंगे। कम्बल में लास्ट में आ निकला है, आगे री, यहाँ पे लिखेंगे कम्बल आधला। अब जब हम इसको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कम्ब, ला में आ को मिला दिया। ठीक है, ये तो कट गया, यहाँ से आ को मिला दिया, कमलाडम। ठीक है, नेक्स्ट है ऋण। ऋण को ऋणम से मिलाना है, तो इसमें आ निकल आया, यहाँ पे ऋण बचा आधा, फिर इसको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, री, रिडार्डम। ठीक है, आगे दश। अब 10 को बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, दशाडम। ठीक है, इस तरीके से ये 6 उदाहरण बनकर के तैयार हो गए। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए छठवां वार्तिक देखते हैं हम।
छठवां उदाहरण, ऋत च तृतीया समास है। तृतीया समास के प्रकरणों में ए वर्ण के पश्चात ए वर्ण के पश्चात ऋत शब्द हो तो पूर्व व पर दोनों वर्णों के स्थान पर गुण रूप एकादेश ना होकर वृद्धि रूप एकादेश होता है। तृतीय समास के प्रकरण में, यानी कि तृतीय तत्पुरुष समास हो, कौन सा? तृतीय तत्पुरुष समास। के प्रकरण में ए वर्ण के पश्चात ऋत शब्द हो तो पूर्व पर वर्णों के स्थान पर गुण रूप एकादेश ना होगा, वृद्धि रूप एकादेश होता है। उदाहरण के तौर पर सुखार्थ है। तो तृतीय तत्पुरुष समास के प्रकरण में करना है ना, तो तृतीय तत्पुरुष समास कैसे होता है? सुखेन प्लस ऋतः। ठीक है, तो अब इसका क्या कर लेंगे अपन? लौकिक विक्रय। कैसे? विभक्तियां इसको अलग कर लेंगे। कैसे? सुख प्लस टा प्लस ऋत प्लस सु। देखो इसमें विसर्ग लग रहा है ना, तो हम जब राम शब्द पढ़ते हैं तो राम है बनता है, तो उसमें सु औजस सु आता है सबसे पहले। ये सुखेन, तो सु औजस अम और सस टा, तृतीय विभक्ति का एक वचन में टा। सुपो धातु प्राति पदिक्यो सूत्र से क्या करना है? इन विभक्तियों को हटा देना है। तो अब क्या बचा है इसमें? सुख, और आगे क्या बचा? ऋत बचा। ठीक है, सुख और ऋत बचा। तो अब हमारा सूत्र क्या कह रहा है कि ए वर्ण के पश्चात ऋत हो। तो देखो
ए वर्ण के पश्चात इसमें लास्ट में आ निकल रहा है कि नहीं सुख में? हाँ, लास्ट में खा है ना, खा में से आ निकाल लिया, आ निकल आया। आगे क्या है? री। री रित हो तो गुण आदेश, यानी कि आ और री को मिला के अर होता है ना गुण। गुण आदेश नहीं करना है, क्या करना है? वृद्धि। तो क्या हो जाएगा? आर। अब इसे मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? सुख आर प्लस ऋत। मिला करके लिखेंगे सु खा, रा को इस पे चढ़ जाएगा, ये तो हट गया ना, ये तो मिला के आर हुआ था, ठीक है। सुखार्थ है। बन गया ये, ठीक है। ये सुखार्थ बन करके तैयार हो गया। अब ऐसा ही मिलता जुलता आपको बनाना है खुद से। दूसरा उदाहरण है दुखार्थ है, डिट्टो ऐसे ही बनेगा, ये आपको खुद को बनाना है। बस अंतर इतना है कि सुख की जगह दुख करना है, ठीक है। सुखार्थ हो गया, दुखार्थ है। तो ये वार्तिक नंबर 6 पूरा हुआ। एते धत्यो ठसो, ये आर्थिक आखिरी वार्तिक है हमारा गुण संधि के अपवाद का। एते धत्यु ठसो, ठीक है। ऐसे टुकड़े कर लेते हैं हम, बहुत लंबा सा लग रहा है ना, छोटे छोटे टुकड़ा कर लेते हैं। तो यण संधि हमने पढ़ी थी ना कि या के आगे आधा वर्ण हो तो इसका ई हो जाता है, तो एक होगा एति, फिर ए ध ते, फिर हो गया ये उठो, तो उठ को क्या कह देते हैं हम? उहु, ठीक है, ऊ बन गया। तो ये 3 शब्दों के ऊपर है ये, ठीक है। एते धत्यु ठसो। देखो इसे लिखते हैं हम, एति एधते ऊह शब्द उत्तर पद, यानी कि वाद वाले शब्द में हो तो गुण रूप
एकादेश ना होकर वृद्धि रूप एकादेश होता है। देखो उदाहरण, प्र प्लस एति, तो क्या बन जाएगा इसका बताओ? प्र प्लस एति का क्या बन जाएगा? प्रेति। कैसे बना? यहाँ पे आ था, ई था, दोनों को मिला के होना तो ये था, लेकिन ये जो वार्तिक है इसका खंडन कर दिया, ये होगा ए, तो इनको मिला करके क्या बन जाए? प्रेति। ठीक है, अब लिखो उप प्लस एति, दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? उपेति। वैसे ही पृष्ठ प्लस उहु क्या बन जाएगा? पृष्ठ हो। ठीक है, बन जाएगा कि नहीं? फिर उप प्लस एधते, तो यहाँ पे आ निकल रहा था, यहाँ पे ए, दोनों को मिलाकर ए होना था, पर इसने इसका खंडन कर दिया। ये सूत्र कहता है इसका क्या बन जाएगा? उप ए धते। उपेधते। ठीक है, ये बन गया। वैसे ही उप प्लस एति, इसको मिला क्या बन जाएगा? उप प्लस एति, इसको मिलाकर क्या हो गया? उपेति। प्लस प्र प्लस एते हो गया। प्र प्लस एधते, ये शब्द है यहाँ पे, प्र प्लस एधते। इसको मिलाकर क्या हो जाएगा? प्रेधते। ठीक है, प्र प्लस एधते प्रेधते, प्र प्लस एति प्रेति, प्र प्लस एधते प्रेधते, उप प्लस एधते उपेधते, उप प्लस एति उपेति, उप प्लस एति उपेति हो गया। ये हो गया पृष्ठ प्लस उहु, पृष्ठ उहु, और ये सारा हो गया एक विश्व प्लस उहु, और लिख लो। ये हमने गुण संधि में लिखा था ना, पर इसमें क्या आगे क्या आ रहा है? उहु आ रहा है आगे। उहु कहाँ से आया? उठ से आया, तो क्या हो जाएगा इसका? आ और ऊ मिला करके क्या होना था? ओ होना था गुण संधि में, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? इसका खंडन औ हो गया। आगे क्या बचा? विश्व, संत आ गया, औ। अभी मिलाकर क्या बन गया? विश्व वोहु।
ठीक है। विश्व प्लस ऊहु विश्वहु, तो ये इस प्रकार हमारे गुण संधि के अपवाद स्वरूप 7 वार्तिक पूरे हुए। इस तरह ये गुण संधि हमारी पूरी हुई। नेक्स्ट क्लास में हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थियों तब तक के लिए नमस्कार।